प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीपीएससी 1992 से लेकर 2025 तक के पूछे गए कुछ चुनिंदा प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा विषय होगा वो विषय इतिहास। तो इतिहास के इस क्रम में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारा लेक्चर 1 होगा। और इस लेक्चर 1 के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम पाषाण काल होगा। क्या होगा? पाषाण काल। पाषाण काल। सबसे पहले जरा हम टॉपिक पर चर्चा करें तो पाषाण काल का मतलब क्या हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास का वैसा काल जिस काल में मनुष्य अपने औजार के रूप में, अपने हथियार के रूप में, अपने जरूरतों के वस्तुओं के रूप में जो पत्थरों का यूज करते थे, पाषाण का यूज करते थे, उसे ही हम लोग भारतीय इतिहास के पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि पाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक, पाषाण का अर्थ क्या होता है तो याद रखना है, पाषाण का अर्थ पत्थर होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्टोन भी कहते हैं, है ना। तो यह भी याद रखना है। तो पाषाण का पर्यायवाची जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। ठीक है, चलिए। तो पाषाण काल से जुड़ा हुआ यह जो पहला प्रश्न है 2018 में बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। मतलब स्पष्ट है कि प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से हम लोगों को देखना है, समझना है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है कि भारत में पशुपालन यानी कि पशुओं को पालने का और कृषि को उपजाने का, ये दोनों कार्य जो शुरू हुआ है, यह आपको किस समय में शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम का मतलब हुआ सबसे पुराना, अधिकतम का मतलब सबसे अधिक, उसी तरह से प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ, है ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं। तो पशुपालन, अब देखो इस प्रश्न में दो बात जो है वो विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, एक पशुपालन और दूसरा कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हिंदी कृषि होता है, ठीक है ना। तो पशुपालन और कृषि का जो सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है तो याद रखना है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। जी हाँ, मेहरगढ़ से आपको दो प्रमाण, जो कि सबसे प्राचीनतम प्रमाण था, वह कौन कौन सा प्रमाण था? एक था पशुपालन और दूसरा था कृषि, है ना। एक था पशुपालन और दूसरा था कृषि। तो ये दोनों प्रमाण जो है सो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अब देखिए, इस प्रश्न को याद रखना बहुत ही आसान है। आपको प्राचीन समय के विवाह की परंपरा, दहेज की परंपरा जरूर जानकारी में होगा। पहले के समय में विवाह शादी में दहेज के रूप में कोई ना कोई पशु जरूर दिया जाता था, अपने बेटी को पशु जरूर दिया जाता था। जैसे कि भैंस का बच्चा दे दिया, गाय का बच्चा दे दिया, या फिर गाय या भैंस ही दे दिया। तो सोचो कि जब मान के चलो किसी लड़की को अगर दहेज में पशु मिला हो और उस पशु के बारे में कोई चर्च कर दे कि ये पशु जो है सो आपको कहाँ से मिला, तो बोलेगी कि हमको ये नैहर से मिला है। कहाँ से मिला है? नैहर से मिला है। अब दूसरा बात यह भी याद रखना कि नैहर से जो पशु मिला, क्या चीज के लिए? कृषि करने के लिए ना, दूध खाने के लिए ना, है ना। तो पशु का पालन होगा तब तो दूध खाएंगे, और पशु का पालन होगा क्या चीज से? खेती बाड़ी होगा तब तो। इसलिए इस दोनों चीजों को हम लोग कनेक्ट करके याद रखेंगे, है कि नहीं, कि पशु का पालन हम तब करेंगे जब खेती का भी आविष्कार हो जाएगा तब। तो इसलिए इस दोनों को कनेक्ट करके याद रखना है कि पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? मेहरगढ़ से। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए कि पशु की जब भी चर्चा हो जाए, मतलब जब लड़की नवविवाहित हो
और उसके यहाँ जो आने वाले लोग हो उनको देखने के लिए, तो कोई भी प्रश्न पूछ देंगे कि यह जो पशु है, यह जो गाय है कि नहीं, ये आपको कहाँ से आया, तो हम वो लड़की बोलेगी कि ये तो हमारे नैहर से दहेज में दिया गया है। तो नैहर से याद रख लेंगे हम लोग, मेहर, नैहर, मेहर, ये दोनों वर्ड मिलता है। तो बोलो नैहर मेहर, नैहर मेहर, यानी कि नैहर से उसको मिलेगा। चलिए याद रखना है नैहर से मेहरगढ़, ठीक है ना। तो भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम कुछ बेसिक बात आपको नहीं बता पाए, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये जो घटना चक्र जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह आपके बीपीएससी के सिविलियन एग्जाम जो होते हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई का अर्थात टीचर का जो एग्जाम होता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद बेहतरीन साबित हो सकता है, बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से बताइए, फिर आगे हम लोग चलेंगे कि पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है ना? कौन सा युग है? कैल्कोलिथिक। कौन सा युग है? कैल्कोलिथिक युग है। तो कैल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है वह किस युग को कहा जाता है? तो याद रखना है, कहीं कहीं पर जो है इसका अंग्रेजी आपको चालकोलिथिक नजर आएगा, लेकिन चालकोलिथिक जो नजर आएगा उसको हिंदी में अगर शुद्ध रूप में पढ़े तो उसको हम लोग कैल्कोलिथिक युग कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्कोलिथिक युग। कैल्कोलिथिक कहेंगे। तो याद रखिएगा, ये कैल्कोलिथिक युग जो है ना, वह अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसको लिख दिया है किस तरह से? हिंदी वर्ड में लिख दिया है। लग रहा है कि यह हिंदी वर्ड है, लेकिन हिंदी वर्ड नहीं है, है ना। अंग्रेजी को इंग्लिश में लिख दिया गया है, मतलब इसको इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए कैल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है, यह आपको ताम्रपाषाण युग को, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण से स्पष्ट है कि जिस युग में तांबा और पाषाण इस दोनों वस्तुओं को मिला करके औजार बना करके जो उसका प्रयोग किया जाता था, तो उस युग को ही कहा गया ताम्र पाषाण युग। मतलब उस समय तांबे का भी आविष्कार हो चुका था और पत्थर का भी आविष्कार हो चुका था। इस वजह से इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। और ताम्र पाषाण युग को अंग्रेजी में क्या कहा गया? तो यह भी याद रखना है, उसको कैल्कोलिथिक युग कहा गया। क्या कहा गया है ना? कैल्कोलिथिक युग कहा गया। क्या कहा गया है? कैल्कोलिथिक युग कहा गया। कौन सा युग कहता है? कैल्कोलिथिक युग। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अगर कैल्कोलिथिक युग नहीं याद रहे तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। हम पहले बता दिए कि कैल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक है एक अंग्रेजी वर्ड, और अंग्रेजी वर्ड को हम लोग अंग्रेजी में क्या देखते हैं? चालकोलिथिक। और चालको यानी कि चालको यानी कि शुरुआत क्या चीज से होगा? चौ से। तो चौ का जो अंग्रेजी होता है वो क्या चीज से होता है? सी से न शुरू होता है, सी एस से न चौ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सोचो, विज्ञान में तुम लोग पढ़े होगे कि तांबा जो होता है ना, तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। तांबा का संकेत क्या होता है? क्या होता है? Cu होता है। तो इसलिए याद रखेंगे कि चालकोलिथिक में लगा हुआ है C, तो C से हो जाएगा आपको कॉपर यानी कि तांबा। इसलिए याद रखना है कि कैल्कोलिथिक युग जो कहता है वो ताम्रपाषाण युग को कहा। बात समझ में आ रहा है? कुछ बात बताए तो इससे याद रह सकता है, ठीक है। तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा गया है? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा गया है? हाँ। और ताम्रपाषाण युग किसको कहा गया? अगर ये पूछ दे तो आप कहिएगा कि जिस युग में तांबे और पाषाण का प्रयोग हो रहा था, है ना, आविष्कार हो चुका था तांबे और पाषाण का, तो उस युग को ही ताम्रपाषाण युग कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग कैल्कोलिथिक युग से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, तो उसको भी ध्यान से सुनना है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, और ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ही प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। और इस बात की चर्चा भी हम पहले ही कर दिए हैं कि ताम्रपाषाण युग का मतलब ऐसा युग जब उपकरण के रूप में तांबे और पत्थर का उपयोग किया जाता है। पत्थर, इस दोनों का
प्रयोग किया जाता था तो उसे ही ताम्रपाषाणिक युग कहा गया। और ताम्रपाषाणिक युग को ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस बातों को भी हमको याद रखना है। सबसे पहले ये बताइए कि अभी हम लोग किस युग के बारे में पढ़ रहे थे? कैलकोलिथिक युग के बारे में। सही बात है, कैलकोलिथिक युग के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने आपको बताया कि कैलकोलिथिक युग को ताम्रपाषाणिक युग भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक नया और भी पढ़ लिया आप कि उसे हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाण युग को हम लोग कैलकोलिथिक युग या ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, और इस युग की सबसे अहम विशेषता जो थी वह तांबे और पत्थर इन दोनों वस्तुओं को मिलाकर उपकरण बनाए जाते थे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? है ना, प्रश्न क्या है? प्रथम मानव जीवाश्म, क्या है प्रश्न? प्रथम मानव जीवाश्म। ठीक है, तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। किस घाटी से? नर्मदा हाँ, घाटी से। नर्मदा। क्या बोल रहे हैं हम? नर्मदा नर्मदा। नर्मदा घाटी से। हाँ, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अब समझने का प्रयास करना है कि कैसे याद रहेगा। तो देखो, प्रथम मानव जीवाश्म बोले तो एक बार फटाफट से। प्रथम मानव जीवाश्म। सोचो कि वही मानव धरती के अंदर में चला गया होगा, वही मानव धरती के अंदर में चला गया होगा। मान के चलो कि भूकंप आया। अब भूकंप आया तो भूकंप के बारे में जिसको जानकारी है, जैसे ही घर या मतलब धरती का सतह हिलने लगा तो हम लोग क्या करते हैं? भागते हैं। हम लोग खाली मैदान में भागते हैं। लेकिन उसी में जिसका दिमाग अगर नर्म होगा, जिसका दिमाग उतना चंचल नहीं होगा तो वो नहीं भाग पाएगा। और जब नहीं भाग पाएगा तो कहाँ चला जाएगा? दब जाएगा, धरती के अंदर दब जाएगा ना। तो इसलिए इसको इस बात से याद रख लेंगे कि प्रथम मानव जीवाश्म उसी आदमी का होगा जो नर्म दिमाग का होगा और जिसके कारण से वो भाग नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना कि प्रथम मानव जीवाश्म जो है ना वो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये पढ़े कि प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उसका उत्तर हम लोग देखे थे नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो नर्मदा घाटी है वह आपको किस जगह पर अवस्थित है। तो याद रखना है वो जो एक जगह है उस जगह का नाम है हथनौरा, है ना। क्या नाम है? हथनौरा है। दूसरा जो है यह है कहाँ पर? तो ये सीहोर मध्य प्रदेश में है। याद रखना कि ये जो हथनौरा पूरा स्थल है, हथनौरा क्या है? ये एक जगह है। हथनौरा जो पूरा स्थल है ये कहाँ पर है? सीहोर मध्य प्रदेश में। अब देखो, इसको भी याद रखना बहुत आसान है। नर्मदा घाटी में मिला था मानव का प्रथम जीवाश्म। और दूसरा याद रखना है कि हथनौरा। अब सोचो कि जैसे ही मानव अगर धरती के नीचे दबने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ने का प्रयास करेंगे ना। तो पकड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या चीज से पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे। तो इसलिए याद रखना हाथ से पकड़ेंगे तो हथनौरा हो जाएगा। ठीक है ना। और हाथ से पकड़ने के लिए कोई एक व्यक्ति ही तो नहीं आएगा, वहां पर लोगों का होड़ लग जाएगा ना। लोगों का होड़ लग जाएगा तो होड़ से याद हो जाएगा सीहोर। लोग होड़ से क्या याद हो जाएगा? सीहोर। और सीहोर है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में याद रखना आसान है क्योंकि जब होड़ लगेगा तो उस होड़ में एक ही व्यक्ति है जो बीच में रहेगा, धरती और आदमी के बीच में रहेगा, मध्य में रहेगा। तो मध्य से याद हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अब बताओ कि सीहोर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सीहोर अर्थात मध्य प्रदेश के किस कौन सा ऐसा जगह था जहां पर प्रथम मानव जीवाश्म मिला था? हथनौर में, है ना। हथनौरा में। कहाँ पर? हथनौरा में। कहाँ पर? हथनौरा में। ठीक है, स्पष्ट है कि प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से। लेकिन ये पूछ दिया जाए कि नर्मदा घाटी जो है जहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था वो किस जगह पर है? तो मध्य प्रदेश की सीहोर में है। मध्य प्रदेश के सीहोर में है। और दूसरा इसका उत्तर जो है हथनौरा भी याद रखना है क्योंकि सीहोर का एक छोटा सा जगह जो कि एक पूरा स्थल में गिनती होता है उसका। ठीक है, तो पूरा स्थल जो है उस पूरा स्थल का नाम क्या है? हथनौरा। ठीक है, इसकी खोज यानी कि किसकी खोज? हथनौरा की खोज। जिस तरह से हड़प्पा एक पूरा स्थल था ना, कालीबंगा एक पूरा स्थल था ना, ठीक उसी तरह से हथनौरा जो है यह भी एक पूरा स्थल था। और इस पूरा स्थल की खोज जो है
अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा। अरुण सोनकिया के द्वारा। हथनौरा पुरास्थल का खोज जो है वो किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा। और कब किया गया? तो 1982 ईस्वी में, है ना, 1982 में खोज किया गया। तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति गिरने लगा था, धरती के नीचे फंसने लगा था, उसका नाम अरुण होगा, बस ये याद रख लेना हम, ठीक है, अरुण होगा, तो इसलिए अरुण सोनकिया, इस चीज से याद रखना। और कब खोजा गया? 1982 ईस्वी, 1982 में। तो अब बताओ कि प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से, किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। किस जगह से? पुरास्थल का नाम क्या है? पुरास्थल हथनौरा। हथनौरा। हथनौरा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस जगह पर है? सीहोर में। सीहोर में है, ठीक है। और ये बताओ कि हथनौरा पुरास्थल का खोज किसने किया? अरुण सोनकिया ने किया। कब किया? 1982 ईस्वी में किया। अब बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में भीमबेटका स्थल है ना? पूछ रहा है कि भीमबेटका जो एक स्थल है वह किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भीम बोलो तो एक बार। भीमबेटका नहीं बोलना है, भीम। तो भीम जब हम लोग बोलते हैं तो भीम के अंत में क्या आता है? म आता है। और इस म को हम लोग कनेक्ट कर देंगे क्या चीज से? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। तो इसलिए याद रखना, जैसे बोलेगा भीमबेटका कहाँ पर है, तो याद रखना भीमबेटका से भीम, और भीम के अंत में लगा हुआ है म, और म से मध्य प्रदेश। तो बताओ कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है, ठीक है। और याद रखना है कि भीमबेटका जो पुरास्थल है वो आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। तो बताइए कि भीमबेटका स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अब हम लोग इस प्रश्न से जुड़े हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि भीमबेटका जो पुरास्थल है वह मध्य प्रदेश में है, बस इतना हम लोग पढ़ लीजिए। लेकिन अब हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। क्या चीज है रायसेन जिला में? भीमबेटका। क्या चीज है? भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। भीमबेटका जो एक जगह है, और इस पुरास्थल से जो है चित्रकला के बहुत सारे नमूने नमूना मिला है। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय है सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव आकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध, मानव के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। कहने का मतलब भीमबेटका जो खास तौर पर जाना जाता है, वहां पर चित्रकला का बहुत सारा उदाहरण मिला है, और उस चित्रकला में किस तरह का चित्र देखने को मिला है वो बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर जो चित्र मिला है, क्या क्या चीज का समझने का प्रयास कीजिए। सामूहिक नृत्य, सामूहिक मतलब ग्रुप में डांस करता हुआ चित्र दिखाई मिला है। रेखांकित मानव आकृति, रेखांकित मानव आकृति का मतलब हुआ मानव का आकार, मानव के आकार का मिला है। शिकार करता हुआ मानव दिखाई पड़ा है। पशु पक्षियों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका चित्र मिला है। और उसके साथ साथ मानव के जो विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप है ना, डेली लाइफ में जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक गतिविधि, दैनिक गतिविधि, दैनिक क्रियाकलाप भी कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अब तक यहाँ पर लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। जिसमें लगभग कितने चित्र पाए गए हैं? 500 चित्र पाए गए हैं। और शिलाश्रय की जो पहचान की जा चुकी है लगभग 700, लगभग 700। तो बताइए कि भीमबेटका जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में। इसको कैसे याद रखेंगे? एक नजर इस पर भी डालो। मान लो कि भीम जो है ना, भीम, अर्जुन है ना, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब जो पांचों भाई थे, सोच लो मन में कि भीम जो था ना वो सबसे छोटा भाई था। तो सबसे छोटा भाई जो था तो उसको सब क्या कहेगा?
रे रे करके बुलाएगा। क्या करके बुलाएगा? रे रे करके तो बुलाएगा। रे से याद रख लेंगे हम लोग रायसेन। रे से याद रख लेंगे रायसेन, रायसेन। यानी कि भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य रायसेन प्रदेश जिला के में। रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और भीमबेटका की गुफा से क्या मिला था? चित्रकला का बहुत सारा नमूना मिला था। और उसमें किस प्रकार का चित्र मिला था? मानव का क्रियाकलाप, शिकार करता हुआ मानव, है ना, और पक्षियों के विभिन्न बीच पशु में पक्षी युद्ध। युद्ध करते थे और सामूहिक नृत्य का चित्र प्राप्त हुआ था। साथ में हमको यह भी याद रखना है कि 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है अभी तक, जिसमें से 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो ये था भीमबेटका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न। नवपाषाणिक स्थल के क्रम में सबसे पहले जो हम जिस स्थल को पढ़ रहे हैं उस स्थल का नाम है उतनूर। क्या है नाम? उतनूर। हाँ, उतनूर एक नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है। और यह जो स्थल है यह आपको किन स्थलों पर है? तो देखिए, उतनूर नवपाषाणकालीन स्थल जो कि तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है। और याद रखना है कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, तो ये जो नवपाषाणकालीन स्थल था, इस स्थल का क्या नाम है पहले ये बताइए? उतनूर। क्या नाम है? उतनूर। अब देखिए, उतनूर और तेलंगाना, इसको एक दो बार बोल करके देखिए तो लगेगा आपको कि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब उच्चारण जो है ना, लगभग में मिलता है, एक जैसा है। तो उसको बोलने से अगर ये माइंड में हम लोग रख सकते हैं तो इसी से याद रख लीजिए कि जैसे कहेगा उतनूर तो त का उच्चारण हुआ, तेलंगाना में भी त का उच्चारण हुआ। इसलिए उतनूर जो नवपाषाणकालीन स्थल है यह किन स्थलों पर है? तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह भी आपको हैदराबाद ही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, चलिए, तो उतनूर जो नवपाषाणकालीन स्थल था, यह स्थल जो है कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, इसके बाद है आपको चिरांद। यह भी आपको बहुत ज्यादा पूछने को मिलता है। तो चिरांद जो नवपाषाणकालीन स्थल है यह जो है सो आपको बिहार में है ना? कहाँ पर है? बिहार में है। चिरांद जो है वह आपको कहाँ पर है? बिहार में। चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि कहाँ पर है? बिहार में। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक बात बताते हैं, चिरांद जो नवपाषाणकालीन स्थल है, चिरांद जो नवपाषाणकालीन स्थल है यह आपको बिहार राज्य में है। पहला बात तो हम ये सुने। दूसरा यह याद रखना है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में अगर युद्ध हो या किसी तरह का वाद विवाद हो, उस युद्ध में या उस वाद विवाद में अगर एक व्यक्ति हार गया, एक व्यक्ति हार गया, तो जो व्यक्ति जीत गया वो तो बहुत खुशी है, घी के दिए जलाएंगे। लेकिन जो हार गया तो उसको जीतने वाले व्यक्ति से चिढ़ हो जाता है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है। या उसको यह भी याद रख लो कि जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले व्यक्ति को चिढ़ाएगा। तो चिढ़ाएगा तो बस याद रखना इसी बात से कि चिढ़ाने वाला बात है, यानी कि चिरांद की बात है। और चिरांद चिढ़ाएगा कब? जब व्यक्ति हार जाएगा। तो हारने से याद हो जाएगा बिहार, हारने से याद हो जाएगा बिहार। यानी कि चिरांद जो नवपाषाणकालीन स्थल है यह आपको बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। और बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल जो कि कश्मीर में है। गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो याद रखना कि गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ पर है? कश्मीर में। चलो अब ध्यान दो, गुफ कराल है, ठीक है ना? गुफ कराल को बोल के देखो और उसको तोड़ के सिलेबल में पढ़ो, तो इसको 2 सिलेबल में पढ़ो। गुफ कराल, बोलो गुफ कराल। तो क से कराल, क से कश्मीर, याद रख लेना, क से कश्मीर और क से कराल। ठीक है ना? गुफ कराल 2 सिलेबल में पहले इसको बोलने का प्रयास करो। गुफ कराल। और गुफ कराल में जब कराल बोलते हैं तो इस क से जोड़ दो कश्मीर को, तो याद हो जाएगा कि गुफ कराल जो है कश्मीर में है। यह आपको कश्मीर में है। इसके बाद है पय्यमपल्ली। देखो पय्यमपल्ली जो है, पहले इसको तोड़ो, पय्यमपल्ली। देखो पय्यमपल्ली जो नवपाषाणकालीन स्थल है यह आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब देखो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। पय्यमपल्ली, ल का उच्चारण हो रहा है,
तमिलनाडु, हाँ। है ना, 2 से लेवल में बोलो तो पय्यम पल्ली तमिल, पय्यम पल्ली तमिल, है कि ना, इससे जोड़ो पय्यम पल्ली तमिल, तमिलनाडु पर हम नहीं जा रहे हैं, हाँ। पय्यम पल्ली पल्ली तो और तमिल, तमिल, तो लौलो यहाँ पर तमिल। जोड़ लो कि लौलो से हम लोग याद रख सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो बता दो कि पय्यम पल्ली नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो अभी जस्ट बताए थे चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। चेन्नई है। ठीक है, तो एक बार हम ऊपर से पूछते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। बताइए अभी हम लोग किस स्थल के बारे में पढ़े हैं, नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में हम लोग पढ़े, और नवपाषाण कालीन स्थल का कौन सा जगह है जहां पर वो अवस्थित है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। तो बताइए कि सबसे पहले उतनूर नवपाषाण कालीन स्थल जो था, क्या चीज, उतनूर नवपाषाण कालीन स्थल, वो कहाँ पर था, तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में था। इसके बाद है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ, हैदराबाद। दूसरा है चिरांद, चिरांद जो नवपाषाण कालीन स्थल है, यह आपको कहाँ पर बिहार है? में। बिहार में। और बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। पटना है। तीसरा है गुफ कराल, तीसरा क्या है, गुफ कराल। गुफ कराल। तो गुफ कराल जो नवपाषाण कालीन स्थल है, यह आपको कहाँ पर है, कश्मीर में। तो जस्ट बताए थे कि गुफा सब कश्मीर में है कि नहीं। तो इसलिए याद रखना है कि गुफ कराल जो नवपाषाण कालीन स्थल है, ये आपको कश्मीर में है। और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर है। श्रीनगर। कहाँ पर है, श्रीनगर है। चौथा है पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली जो नवपाषाण कालीन स्थल है, यह आपको में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 इस दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो आइए मिलान करने वाला जो है, इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर के माध्यम से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सूची 1 में ताम्रपाषाणिक युगीन स्थल है, और सूची 2 में ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा किस नदी पर है, तो उसका उत्तर क्या होता था, रावी नदी पर। ठीक उसी तरह से ये आपको स्थल दिया गया है सूची 1 में, और यह जो स्थल है वो किस नदी पर अवस्थित है, इसके बारे में आपको दिया गया है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आहार के बारे में। आहार जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, यह आपको बनास नदी पर है। किस नदी पर है, बनास नदी पर। चलो, बनास नदी पर है। किस नदी पर है, बनास नदी पर है। अब देखो, इसको भी याद रखना बहुत आसान है, क्या लगा हुआ है, आहार, आहार, है ना। तो यहाँ पर 2 बात है, आहार मतलब भोजन, भोजन को हम लोग बना सुना के खाते हैं ना, पहला बात ये हो गया याद। दूसरा बात ये भी याद रख सकते हैं कि आहार में से अ को हटा दिए तो बचेगा हार, और जब हम लोग हार जाते हैं तो एक तरह से नाशे न हो जाते हैं। जब हार जाते हैं तो एक तरह से नाश हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि आहार जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, यह किस नदी पर है, बनास नदी पर है। ठीक है, इसके बाद है कायथा, बोलिएगा, कायथा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है, यह आपको किस नदी पर है। ठीक है, तो याद रखना है, क से है कायथा और कय से है काली सिंध। क्या है, काली सिंध। क्या है, काली सिंध। कायथा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है वो किस नदी पर है, काली सिंध नदी पर। किस नदी पर है, काली सिंध नदी पर है। ठीक है, आगे है स्वालदा, बोलिएगा, स्वालदा किस नदी पर है, तो स्वालदा जो है आपको ताप्ती नदी पर है। कि खाना अगर तपत में खाता है तो उसका स्वाद ही कुछ और लगता है, बोलते कि नहीं बोलते हम लोग। तो इसलिए याद, इस बात से भी याद रख सकते हो कि स्वालदा है ना, मतलब स्वाद के लिए जैसे खाओगे तो खाना कैसा खाओगे, ठंडा की तपत, इसलिए तपत से याद रख लोगे ताप्ती, है ना। यानी कि स्वालदा जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। आगे है मालवा, मालवा यह भी एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, और यह आपको नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलो, तो मालवा जो है यह आपको नर्मदा नदी पर है। मालवा जो है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। मालवा किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक, अब देखो मालवा है ना, मालवा के अंत में लगा हुआ है लवा, लवा से याद रख लो लावा, लवा से याद रख लो लावा। और लावा जब भी हम लोग भूनते हैं तो नर्म आंच पर भूनते हैं ना, अगर ज्यादा आंच दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जल ही जाएगा। इसलिए इसी बात से याद रखना हमको कि मालवा में लगा हुआ है लवा, और लवा से याद रख लेना है लावा।
मालवा में लगा हुआ है लावा, मालवा में लगा हुआ है लवा, और लवा से याद रखना है लावा। और लावा जब भी हम लोग भूनेंगे तो वह नरम आंच पर, इसलिए नरम से याद रख लेंगे हम लोग नर्मदा। यानी कि मालवा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है वह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बात क्लियर? तो बताइए आहार क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और यह स्थल किस नदी पर है? आहार है तो बनास नदी पर। बनास नदी पर है, क्योंकि आहार को बना सुना के खाएंगे हम लोग, तो बनास नदी पर। अब बताइए कि कायथा जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो किस नदी पर है? कौ से कायथा, कौ से काली सिंध, तो इसलिए काली गंगा नहीं याद रखना है, काली सिंध याद रखना है। अच्छा, स्वालदा किस नदी पर है? स्वालदा ताप्ती नदी पर। स्वाद लेने के लिए कब खाएंगे? तपत तपत खाना खाएंगे ना, तो ताप्ती नदी पर है। अच्छा, मालवा में लवा लगा हुआ है, लवा से याद रखेंगे लावा, लावा बनाएंगे नर्म आंच पर, इसलिए मालवा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। याद हो गया? 1992 से लेकर 2025 तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उसके अंतर्गत जो पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, इन सारे चुनिंदे प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला क्लास होगा वह सैंधव सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही चाहते हैं कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।